वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्चुरेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पर्सपेक्टिव के लिए। और वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो फार हम लोगों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, ये सब डील कर लिया था, राइट। तो उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने पहले ही मार्क कर दिया था बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे है, नेम द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन वेयर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर। तो सबसे कम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा। आपका एनसीईआरटी क्लियरली लिख रहा है कि हिनलेज लूप के असेंडिंग पोर्शन में सबसे कम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेफ्रॉन इज। पहला है, पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई। यस, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर होता है, उसी को माइक्रोविलाई बोलते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन अकर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यस, फैकल्टेटिव मतलब कंडीशनल, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद होता है आपका स्टेटमेंट है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली वे ऑफ फिल्ट्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स दैट लैक ग्लोमेरुलस। यह सही बात है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्लोमेरुलस नहीं होता है उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन से ही फिल्ट्रेशन होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक है उसके समरी में क्लियरली लिखा है कि फिल्ट्रेशन जो है वो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो ग्लोमेरुलस का पोर है उससे जो भी चीजें होंगी पास, वो सब के सब पास हो जाएंगे। अंडरस्टूड। वो एसेंशियलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है। वो सिर्फ एंडोथेलियम जो है ग्लोमेरुलस के, उसके पोर साइज पे डिपेंड करता है। तो ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। एंड ये मालफिजियन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल में होता है, ये बात तो सही है। लेकिन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस ये है यहाँ पे, लेकिन स्टेटमेंट सेलेक्टिव है, इसीलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। यूरिकोचेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? लैंड स्नेल्स। यस, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। कार्टिलेजिनस फिश यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स दोनों के दोनों यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फिर भी हम थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। बोनी फिश एंड टैडपोल लार्वा, ये दोनों के दोनों जो है वो अमोनिया एक्सक्रीटिंग है। और फ्रॉग और ह्यूमन दोनों के दोनों जो है वो यूरिया एक्सक्रीटिंग है। यस और नो? यूरिया एक्सक्रीटिंग वाले को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब यूरिक एसिड excreting. Is this clear or not clear? So now we are going to study about a very important topic, that is micturition. Understood? micturition क्या होता है? बेसिकली क्या हुआ कि जब यू कैन से यूरिन जो है वो भर गया, कहाँ पे यूरिन भर गया? यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। यू नो दैट कि यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज द पोर्शन, इट इज द एरिया वेयर द यूरिन विल बी टेम्पोररली स्टोर्ड, है ना। यूरिन जो है वो टेम्पोररली कहाँ पे स्टोर होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, टेम्पोररली स्टोर होगा। अप्रोक्सीमेटली 350 से 500 ml तक यूरिन जो है वहां पर स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसकी। तो जब, है ना, हम अपने मर्जी से वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मतलब अपने मर्जी से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं, तब उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है क्या करने का? वॉइडिंग। वॉइडिंग मतलब खाली करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग, मतलब खाली करना क्या चीज? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml, यानी आधा लीटर जो यूरिन है वो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद से वो उसको रख नहीं पाएगा और उसको हटा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? मिक्चुरेशन बोल रहे होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं मिक्चुरेशन के से पहले कुछ कुछ चीजें, जैसे यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और यूरिथ्रा के बारे में भी। लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जो है, ये अगर यूरिनरी ब्लैडर है, ध्यान से समझिएगा, एंड ये यूरेथ्रा है। तो यहाँ पे दिस इज सपोज द यूरिनरी ब्लैडर। urinary bladder is the, you know, organ, yeah, you can say place where the urine will be temporarily stored. is this clear? यही वो place है जहां पर यूरिन टेम्पोरली स्टोर होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज यूरेटर, सॉरी नॉट यूरेटर, यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होगा?
बेसिकली जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन ला कौन रहा है, बताओ? यूरेटर, यूरेटर ला रहा है। यस और नो? यूरेटर कहां से राइज कर रहा है? किडनी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किडनी से, किडनी में यूरिन बना और उसको ला कौन रहा है? यूरेटर ला रहा है। कितना यूरेटर होता है? अ पेयर ऑफ यूरेटर इज प्रेजेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर जो है वो किडनी से निकल कर आया और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेकर आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो बाहर कहाँ निकलेगा? कहां से निकलेगा? यूरेथ्रा से। तो अगर क्वेश्चन आता है यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है, तो आप बोलोगे यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो आपका यूरेटर है, यस और नो, ये ऐसे एकदम सीधा नहीं आ रहा होता है ना? आप ये नहीं समझिएगा कि ऐसे सीधा आ रहा है। कौन? यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे सीधा नहीं आता है, वो डायगनली आता है और पीछे की तरफ से ओपन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या बताया मैंने कि वो डायगनली आ रहा है और पीछे के साइड से ऐसे 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 यहाँ पर एक ओपनिंग होगी उसकी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस प्रकार से डायगनली आएगा और यहाँ पे ओपन होगा। यस और नो? कौन? बेसिकली यूरेटर। तो यूरेटर जो है, वी कैन राइट ओवर हियर कि जो यूरेटर है, यूरेटर, यूरेटर कितना है? 2, यानी यूरेटर्स लिख सकते हैं। इट ओपन्स डायगनली। ये ओपन कैसे हो रहा है? डायगनली। और किस साइड से? फ्रॉम डॉर्सल साइड। ये मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, याद करो, फ्रॉम डॉर्सल साइड। अब यहाँ पे देयर इज अ ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। ये वो जगह है जहां से यूरेथ्रा की ऐसी ओपनिंग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक दिस, ये एक प्रकार का ट्राइगोन बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर में जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम ट्राइगोन। तो ट्राइगोन बेसिकली क्या है? इसमें 2 ओपनिंग्स यहाँ पे है यूरेटर की और एक ओपनिंग हो गया किसका? यूरेथ्रा का। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यूरिनरी ब्लैडर में जो एरियाज है उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। ये जो रीजन है इसको हम बोल रहे होते हैं फंडस। अंडरस्टूड? या यू कैन से ये जो एरिया है इसको फंडस बोलेंगे, ये जो एरिया है उसको हम बोलेंगे बॉडी, और ये जो एरिया है जहां से एक्चुअली में यूरेथ्रा अराइज होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेक। तो यूरेथ्रा जो है इट अराइजेस फ्रॉम नेक ऑफ द ब्लैडर। इट अराइजेस फ्रॉम नेक ऑफ ब्लैडर। यस और नो? यूरेथ्रा कहां से अराइज हो रहा है? नेक ऑफ ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नेक से यूरेथ्रा अराइज हो रहा है। और बताइए आप, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑलरेडी जो लेक्चर है वो अपलोड किया है और उसमें बताया था कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होगा दैट विल बी क्वाइट शॉर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो 3 से 4 सेंटीमीटर का होगा, वहीं पे जो मेल का यूरेथ्रा होगा इट इज लॉन्गर। वाई? मेल का यूरेथ्रा 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेनिस। तो मेल्स में यूरेथ्रा जो है वो लॉन्गर होगा और फीमेल्स में यूरेथ्रा जो है वो शॉर्ट होगा। फीमेल्स में यूरेथ्रा शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स जो है वो बहुत जल्दी से किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से, है ना, जो कि यूरिनरी इंफेक्शन है उससे वो बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं, है ना, यानी कि फीमेल्स में यूरिनरी इंफेक्शन होने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरेथ्रा जो है वो शॉर्टर है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे ये जो नेक है किसका? यूरिनरी ब्लैडर का, वहीं से यूरेथ्रा अराइज होगा और नेक में ही आपके 2 प्रकार के इंस्पिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इंस्पिंक्चर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो, एक ये इंस्पिंक्चर हो गया और एक और प्रकार का इंस्पिंक्चर होता है बाहर की तरफ। ये देखो, ये दीज आर द इंस्पिंक्चर्स। अब यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ इंस्पिंक्चर है, अंदर है ना, ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर की तरफ है। यस और नो? तो ये जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। ओके, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। और ये जो इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ये किसका बना हुआ है? बेसिकली ये इनवॉलेंट्री मसल का बना है, स्मूथ मसल का बना है, यानी कि ये हमारे अंडरविल में नहीं होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट द बाहर वाला इंस्पिंक्चर, ये जो बाहर वाला इंस्पिंक्चर है इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। और ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर है ये जो है ये स्केलेटल मसल का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ये किसका बना हुआ है? वॉलेंट्री मसल का बना हुआ है, यानी कि ये हमारे मर्जी से काम करेगा, हमारे कंट्रोल में होगा। यस और नो?
वॉलेंट्री मसल का बना होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसीलिए हम अपने मर्जी के हिसाब से क्या करते हैं, मिक्चुरेट करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के समय क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें जो मसल्स होंगे, है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल के पास मसल होता है उसको डेट्रियूसर मसल बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, मैं हर चीज लिख रही हूं आपके लिए, है ना। क्या बोला मैंने, जो वॉल होगा किसका, यूरिनरी ब्लैडर का, है ना, जो वॉल होगा यूरिनरी ब्लैडर का, उसके पास आपके स्मूथ मसल होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर। डिफ्यूजन वर्ड आता है डिफ्यूजन से, मतलब नीचे की तरफ पुश करना, क्योंकि वो यूरिन को नीचे की तरफ पुश करता है, तो डिफ्यूजर मसल यहां पर होता है प्रेजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो डिफ्यूजर मसल है, इट इज एक्चुअली सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल, ये आप सबको मालूम है, लेकिन सिंगल यूनिट आपको नहीं मालूम होगा। सिंगल यूनिट वर्ड का मतलब होगा कि एक साथ अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी ऑल द सेल्स ऑफ द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। इस स्मूथ मसल में जितने भी सेल्स होंगे अगर वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, वी आर कॉलिंग इट सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। इज दिस क्लियर और नॉट? तो डिफ्यूजन मसल, अगर आप सिंगल यूनिट नहीं भी याद रखना चाहते हो तो स्मूथ मसल याद रख लीजिएगा। तो वॉल जो है यूरिनरी ब्लैडर का, इसमें डिफ्यूजर मसल होगा, ये आपको याद रखना है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के समय ये यूरिनरी ब्लैडर जो होगा, इसके वॉल जो डिफ्यूजर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो नीचे की तरफ पास करेगा। और ये जो यूरिथ्रल इंस्पिंक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के दोनों यूरिथ्रल इंस्पिंक्शन रिलैक्स करेंगे, वाइडन हो जाएंगे, ताकि यूरिन इजिली पास हो सके। क्या बोला मैंने, यूरिनरी ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट and the urethral insphincters will relax during the time of micturition. This is very important for you to remember. तो लेट मी राइट दिस डाउन। क्या बोला मैंने, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके जो मसल्स है, दैट इज डिफ्यूजन मसल। तो यूरिनरी ब्लैडर, और वी कैन सिंपली राइट ब्लैडर ऑल्सो, है ना, ये क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जो आपके स्पिंक्चर्स हैं, चाहे एक्सटर्नल इंस्पिंक्चर हुए या फिर इंटरनल इंस्पिंक्चर्स हुआ, है ना, वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेस। प्लीज डू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के समय यूरिन पास करते समय जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी स्पिंक्चर्स जो है वो रिलैक्स करेंगे। आपको ये चीज समझना होगा, अंडरस्टूड और नॉट? उसके अलावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली देखिए यहाँ पे जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल पेल्विस जैसे मान लो ये किडनी है, किडनी से जहां से यूरेटर शुरू होता है, ये तो यूरेटर हो गया, ये तो यूरेटर हो गया, लेकिन ये जो पोर्शन है जहां से यूरेटर बाहर निकलता है इसको हाइलम बोल रहे थे, कॉनकेव नॉच। और ये जो आपका हाइलम के अंदर का जो एरिया है इसको हम क्या बोल रहे थे, रीनल पेल्विस, है ना। आप सबको याद है रीनल पेल्विस जब हाइलम के बाहर निकलता है तब हम उसे यूरेटर बोलते हैं। ये जो रीनल पेल्विस है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और मेल यूरेथ्रा का जो शुरू का पार्ट है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट मेल यूरेथ्रा का, उसमें एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियम पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं, जो कि अपने आप को बदल सकते हैं, अपने फॉर्म को बदल सकते हैं। उस तरह के एपिथेलियम को बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एनिमल टिश्यू चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। क्या बताया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ट्रांजिशन कर सकते हैं, है ना। इसी को हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं क्योंकि ये जनरली यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब वर्ड जगहों पर मौजूद है, तो इसीलिए वर्ड आता है यूरो। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन रीनल पेल्विस विच इज अ ब्रॉड एरिया, है ना। यही रीनल पेल्विस हाइलम से बाहर निकलेगा तो यूरेटर बनेगा। उसके अलावा यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यू कैन से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है। इन सब जगहों पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। कहा, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या काम होगा, मेल यूरेथ्रा में ये प्रेजेंट होगा। इसका क्या काम होगा, इट अलाउज स्ट्रेचिंग। इसके वजह से यूरिन जो है वो आपका क्या मतलब इनके वॉल्स स्ट्रेच होंगे तो यूरिन समय समय पर भरेगा और समय समय पर खाली होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अलाउ करेंगे क्या चीज, बेसिकली स्ट्रेचिंग। इज दिस क्लियर? जो यूरेटर होगा, यूरेटर इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ हॉलो ट्यूब, है ना, 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है यूरेटर। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर?
अंडरस्टूड। तो इसका जो इनर मोस्ट लेयर है यूरेटर का, उसमें ट्रांजिशन लिपिथीलियम होगा, बाकी जगहों पर भी ट्रांजिशन लिपिथीलियम प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ गया? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो किसमें क्या क्या मसल्स हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बेसिकली कि हाउ एक्चुअली मिक्चुरेशन अकर्स। समझ में आया? अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, देखो समझो, फिर से मैं एक और डायग्राम बनाती हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? ये क्या हो गया? दिस इज द ब्लैडर, और यू कैन से यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ चीजें आपको एक्चुअली पता होनी चाहिए, है ना? ये क्या हो गया? दिस इज द यूरेथ्रा, और यहाँ पे आपके इंस्पिंक्चर्स प्रेजेंट हो गए, है ना? ये क्या हो गया? दिस इज द इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर, IUS, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। और ये देखो, ये वाला जो हो गया, दिस कैन बी रेफर्ड एज इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें जो मसल है, that is known as detrusor muscle, which is what? Which is a smooth muscle. अब यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, है ना? ये कौन होता है ये? व्हाट आर दीज? ये क्या है? मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, है ना? इसको क्या बोल रहे हैं हम? वी आर कॉलिंग इट स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, तो जब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जब इसमें यूरिन भरने लगा, है ना, नीचे की तरफ से जब यूरिन यहाँ पे भरने लगा, तो बेसिकली जब शुरू शुरू में 200 ml के अराउंड यूरिन भरता है ना, या 100 से 200 ml यूरिन भी भरता है ना, तो हमें एक दिमाग में जाता है कि हाँ, अब आई थिंक कि बेसिकली मिक्सुरेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज ये जो है, ये आपका क्या हो गया? दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन है, मैंने ऐसे ही बनाया, इसको जज नहीं करना। और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब 100 से 200 ml भी यूरिन भरता है इसमें, तो दिमाग में, ब्रेन में एक मैसेज जाता है मिक्चुरेट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी इंपॉर्टेंट चीज में बिजी हैं, जैसे मूवी देखने गए हैं या मार्केट एरिया में है, तो आप उस समय मिक्चुरेट नहीं कर सकते हो, है ना? चाहो तो उस समय भी कर सकते हो, लेकिन इट्स ओके। लेकिन एक समय आएगा, जैसे मान लीजिए अब मान लो 400 से 500 ml भर गया, है ना? यूरिन इसमें 400 से 500 भर गया। अब क्या होगा भाई? अब अगर यहाँ पे 400 से 500 यूरिन भर गया, तब अब तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना? अब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, दे विल बी स्टिम्युलेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑन फिलिंग ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, क्या बोला मैंने? ऑन फिलिंग ऑफ यूरिन इन ब्लैडर, यूरिन के भरने से ब्लैडर में, ऑन फिलिंग ऑफ यूरिन इन ब्लैडर, क्या हो रहा है बेसिकली? जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये क्या हो रहे हैं? ये स्टिमुलेट हो जा रहे हैं, दे गेट स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेट हो गए। और ये जो स्टिमुलेट हो गए ना जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो दे विल नाउ सेंड सिग्नल टू द CNS। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू, है ना? सेंसरी नर्व के थ्रू ये क्या करेंगे? ये पहले स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देंगे, फिर ब्रेन तक मैसेज जाएगा, यानी CNS तक ये मैसेज भेजेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली? दे सेंड सिग्नल टू CNS, ये स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, यानी सिग्नल दे रहे हैं किसको? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, विच कंप्राइजेस द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके वजह से क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ब्रेन समझ जाता, अच्छा जो पर्सन है उसको मिक्चुरेट करना है, यूरिन पास करना है, तो जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन सेंड सिग्नल, ओके, ब्रेन सेंड्स सिग्नल टू डेट्रूजर मसल। ब्रेन क्या करेगा? डिफ्यूजर मसल को सिग्नल भेजेगा, ठीक है, एंड यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स को भी सिग्नल भेजेगा। यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स और डिफ्यूजर मसल दोनों को कौन सिग्नल भेजेगा? ब्रेन। डिफ्यूजर मसल को क्या करने के लिए? टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? और यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर को क्या करने के लिए? रिलैक्स एंड रिलैक्स रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रेन जो है वो अब सिग्नल भेजेगा किसको? डिफ्यूजर मसल को और यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स को, है ना? डिफ्यूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स को रिलैक्स करने के लिए। समझ में आया? देखो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मैं चीज बता रही हूं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो एक्सटर्नल, देखो यहाँ पे तो इस यूरिन आ जाएगा, लेकिन ये जो आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है ना? बाहर वाला, मैंने दोनों को IUS लिख दिया है गलती से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
ये है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर, है ना, ई लिखना है यहाँ पे, एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर। क्या मैं बोल रही हूं आप लोगों को कि ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। क्यों? एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर है ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको समझना होगा, ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर है इसमें एक नर्व होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें एक नर्व होता है जिसको हम बोलते हैं, ये नाम नहीं याद रखना आपको, जिसको हम बोलते हैं प्यूडेंडल नर्व। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर है उसमें एक नर्व होता है, उस नर्व का नाम क्या होता है? उस नर्व का नाम होता है प्यूडेंडल नर्व। अब ये जो प्यूडेंडल नर्व है, समझ में आ रहा है, ये हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है ना, ताकि जो एक्सटर्नल इंस्पिंक्चर है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहे। आपको मालूम है कि जब मिक्चुरेशन नहीं हो रहा है, जब यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो इंस्पिंक्चर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, और मिक्चुरेशन के समय है यूरिन जब पास हो रहा है तभी जाकर ये इंस्पिंक्चर्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो ये जो प्यूडेंडल नर्व है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स में, ये क्या करता है? एक्सटर्नल इंस्पिंक्चर्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखता है ना। लेकिन जब ब्रेन से मैसेज आता है तो उस समय ये जो प्यूडेंडल नर्व है ये इनहिबिट हो जाता है, इट इज नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड, और उसके वजह से एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर जो है वो रिलैक्स कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा? मिक्चुरेशन हो जाएगा, यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे ब्रेन विल सेंड द सिग्नल टू द डिफ्यूजर मसल एंड यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रेस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से क्या होगा? जो डिफ्यूजर मसल है जब वो आपका क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इंस्पिंक्शंस जब रिलैक्स करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, पहले इंटरनल करेगा फिर एक्सटर्नल करेगा, तो उसके वजह से व्हाट विल हैपन? देयर विल बी वॉइडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, पैसेज ऑफ यूरिन विल बी अकर, अंडरस्टूड, जिसको हम मिक्चुरेशन या यूरिनेशन बोलेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई कि नहीं? यस, यू अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली मिक्चुरेशन इज? समझ में आ गई होगी ना ये बात, है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई सबको? तो यू नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्चुरेशन एंड हाउ एक्चुअली मिक्चुरेशन इज अकरिंग। बोलिए। अब एक दो चीजें हमें एक्स्ट्रा मिक्चुरेशन में पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल सिस्टम या नर्वस सिस्टम से भी रिलेट करके है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने क्या बताया, बेसिकली ये जो इंस्पिंक्शंस है नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ये जो एक्सटर्नल इंस्पिंक्चर है, यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर, वो वॉलेंट्री है ना। अब यहाँ पे एक दो चीजें यू शुड नो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जानना है, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में, ये नहीं है कि नीट में नहीं आएगा, ये नहीं समझ के चलना है। वी शुड नो एज अ नीट एस्पिरेंट्स कि हाउ वी कैन रिलेट दोस द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? एएनएस का। एएनएस दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और एएनएस किसका पार्ट है? पीएनएस का। पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस समय स्टिमुलेट होता है? जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एनएस मतलब न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंड दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग ऑफ ब्लैडर। फिलिंग ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर फिल क्यों किसकी वजह से करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वजह से उस समय यूरेथ्रल इंस्पिंक्शंस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर को, ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है? रिलैक्स करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिलैक्स करता है। इसीलिए अगर आप बहुत डरे सहमे रहोगे, है ना, तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर इज बेसिकली रिलैक्स्ड। वो कुछ अलग अलग केस होता है कि बहुत ज्यादा जब डरते हैं तो लोग यूरिनेट कर देते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा केस हो गया, उसमें हमें नहीं जाना है। बट नॉर्मली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर इज रिलैक्स्ड, यूरेथ्रल इंस्पिंक्शंस आर कॉन्स्ट्रिक्टेड। लेकिन जब ब्लैडर पूरी तरह से भर गया तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स में खिंचाव आता है, विच सेंड्स अ सिग्नल और मैसेज टू द ब्रेन, है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड ऑन फिलिंग ऑफ द ब्लैडर एंड दे विल सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। उसकी वजह से प्यूडेंडल नर्व था, है ना, वो क्या कर रहा है? इनहिबिट हो जाएगा, और जो इंस्पिंक्चर है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर वो रिलैक्स कर जाएगा और यूरिन पास हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कब बेसिकली स्टिमुलेट होता है? नॉर्मल कंडीशन में, जब हम चिल कर रहे होते हैं, जब हम नॉर्मली खा पी रहे होते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को, और उसी की वजह से मिक्चुरेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपली आपको क्या समझना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है
ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मिक्चुरेशन कौन कॉज करेगा? बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज दिस क्लियर और नॉट? और ये जो मिक्चुरेशन है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है और उसको क्या हम बोल रहे हैं? इट इज नोन एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं, है ना? क्या हो रहा है बेसिकली? आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे जो मैसेज गया तो मैसेज जाएगा तो ये यहां से मैसेज वापस भी तो यहाँ आएगा ना। मैसेज किसके थ्रू आएगा बताओ? मोटर नर्व के थ्रू आएगा, है ना, या मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज विल कम। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे भी मैसेज आएगा और यहाँ पे भी आएगा, है ना। मैसेज कहाँ कहाँ जाएगा? डिफ्यूजर मसल में और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स में, दोनों जगह पे मैसेज आएगा। मैसेज कौन भेजेगा? ब्रेन। तो ये एक प्रकार का मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का जो सेंटर है वो कौन है? पॉन्स। पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आया? एंड इट इज एंड कनेक्टेड टू सेरिब्रम ऑल्सो। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है इसका जो partially micturition reflex center is there in the pons and it is also connected to cerebrum. cerebrum कहाँ पे है? forebrain में। obviously cerebrum is the largest part of the brain. तो अभी आपको फिर से मैं समझाती हूँ how actually micturition occurs, है ना। very simply we have to understand micturition मतलब ये वॉलेंटरली हो रहा, अपने मन से हो रहा है। और प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है उसी को हम बोल रहे हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब यूरिन भरने लगेगा तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे जो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो सीएनएस को मैसेज देंगे। किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीएनएस के पास जब मैसेज गया तो सीएनएस जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। कहाँ पे? डिफ्यूजर मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो मसल है, डिफ्यूजर मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से यूरिन नीचे पास होगा और जो स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स करेंगे जिसकी वजह से यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि यूरिनरी ब्लैडर उस समय कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर्स जो है वो उस समय रिलैक्स करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? ये आपको समझ में आना होगा, ये आपको समझ में आना है। तो बेसिकली आपको ये मिक्चुरेशन में ये जो चीजें हैं ये पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो यूरिन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यूरिन, यूरिन क्या है, यूरिन का कितना पास कर रहे हैं हम लोग, ये सब हमें पता होना चाहिए, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। केमिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें यूरिन का, तो वाटर कितना होता है यूरिन में? मैक्सिमम वाटर ही है, 95%। उसके अलावा इसमें आयंस होंगे या सॉल्ट्स होगा, कितना परसेंट? अप्रोक्सीमेटली 2%। उसके अलावा इसमें यूरिया होगी, कितना? 2.7%। और बाकी जो चीजें होंगे जैसे ड्रग्स होगा एंड अदर्स, जैसे हिप्यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, विटामिन सी भी हो सकता है, ये कितना होगा? 0.3%। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइज भी हो सकते हैं कुछ। अंडरस्टूड और नॉट? अब यहाँ पे यूरिन एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है? तो यू नो 1 to 1.5 लीटर्स, ये बात पहले भी हुई थी, है ना, पर डे। और एक दिन में कितना यूरिया रिमूव हो रहा है? यूरिया रिमूव्ड, एक दिन में कितना यूरिया रिमूव हो रहा है? तो 25 टू 30 ग्राम्स, 25 टू 30 ग्राम्स यूरिया जो है एक दिन में रिमूव हो रहा है। कैसे याद रखोगे? देखो, 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए तकरीबन 50 ml पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो मान लो अगर 30 ग्राम यूरिया रिमूव करना है तो 30 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 1500 ml, है ना। इसीलिए हम लोग एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट कर सकते हैं? 1 से 1.5 लीटर। यस और नो? ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। यहाँ पे ग्राम की जगह एग्जामिनर माइक्रोग्राम भी या मिलीग्राम भी दे सकता है, मिली नहीं देगा, माइक्रोग्राम दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? यूरिन का कलर कैसा है? यूरिन का कलर कैसा है? यूरिन इज पेल येलो, पेल या यू कैन से लाइट येलो, है ना। पेल येलो या लाइट येलो इन कलर है। इज दिस क्लियर और नॉट? पेल येलो या लाइट येलो इन कलर है। क्यों कलर, क्यों आपका किसकी वजह से आ रहा है? तो कलर जो है वो आ रहा होता है एक पिगमेंट की वजह से जिसको यूरोक्रोम बोलते हैं। ये यूरोक्रोम जो है वो बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के डिग्रेडेशन से बनता है। अंडरस्टूड? इट इज फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स।
बाइल पिगमेंट्स कौन है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनके डिग्रेडेशन से बन रहा है। और जो स्मेल होता है किसका? यूरिन का, वो एक सबस्टांस की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनोड। बस ये सब चीजें बस एक बार बस देख लेना, ये बिकॉज ये सब एग्जाम में नहीं है। और यूरिन का पीएच क्या है? यूरिन जो है वो इज स्लाइटली एसिडिक, दैट इज 6.0, है ना। और क्यों होता है स्लाइटली एसिडिक? ड्यू टू सेलेक्टिव, यू कैन से, ड्यू टू, हाँ, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ H+। क्यों होता है? इस ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड में जो H+ आयंस होता है उसको, वो H+ आयंस जो है रीनल ट्यूब्यूल में जब चला जाता है उसकी वजह से पीएच का यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो पीएच ऑफ द यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू एक्टिव सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात हो रही है ऑफ H+ आयंस। ट्यूबुलर सिक्रीशन जिसको नहीं पता है वो मेरा लेक्चर जाकर एक बार देख सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये जो चीजें हैं यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो यूरिन वगैरह के बारे में ये जो बातें थी ये सबको समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं? बोलो सभी लोग, इतनी बातें समझ में आई? आप कमेंट वगैरह कुछ करके मुझे नहीं बताते हो। हाउ विल आई कम टू नो दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बताओ। अब ये जो आपका यू कैन से यूरिन है, यूरिन की एनालिसिस से बहुत सारी बीमारियों का पता लगाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना यूरिन टेस्ट होता है ना, और या फिर यू कैन से स्टूल टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार से यूरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, अब नॉर्मल यूरिन। अब नॉर्मल यूरिन मतलब कि ऐसा क्या चीज यूरिन में प्रेजेंट हो जाएगा जब हम लोग यूरिन को नॉर्मल यूरिन नहीं बोलेंगे? अगर किसी भी चीज के लास्ट में सफिक्स आता है, यूरिया, यूरिया एज सफिक्स आता है, इसका मतलब है इट इज समथिंग इन यूरिन, यूरिन से रिलेटेड है या कुछ यूरिन के अंदर है। तो सफिक्स आएगा क्या? यूरिया, समथिंग इन यूरिन। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं आपका कीटोन यूरिया, देन ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया को हम ग्लूकोसूरिया भी बोल सकते हैं। और बता सकते हैं हम पाई यूरिया, अभी मैं सब समझाऊंगी। प्रोटीन यूरिया, ठीक है। उसके बाद से हिमेट यूरिया। इज दिस क्लियर? यस और नो? तो बेसिकली कीटोन यूरिया मतलब क्या होगा? कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो गए यूरिन में तब उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन यूरिया बोलेंगे। कीटोन बॉडीज एक्चुअली आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। जिसको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। तो अगर कीटोन, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में, इसमें मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। कीटोन बॉडीज इन यूरिन हो गया तो कीटोन यूरिया बोलेंगे। अगर ग्लूकोज आ गया यूरिन में, ग्लूकोज तो नहीं आना चाहिए ना यूरिन में, ग्लूकोज का मैक्सिमम जो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। तो कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया दे आर द एक्चुअली कंडीशन ऑफ डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज? मेलाइटस, जिसको शुगर का बीमारी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। एक और कंडीशन होता है डायबिटीज मेलाइटस का, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया भी डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ, है ना। जब हॉर्मोन्स वाला चैप्टर आएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एक्चुअली पॉलीयूरिया? एक्सेसिव यूरिनेशन। एक्सेस में जब यूरिनेशन होने लगे, एक्सेसिव यूरिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। पाईयूरिया मतलब क्या हो गया? पस इन यूरिन। पस इन यूरिन, अगर यूरिन में पस आने लगा, है ना, तो वो इन्फेक्शन को दर्शाता है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का या किसी और चीज का। प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन इन यूरिन, है ना। प्रोटीन कब हो सकता है यूरिन में? अगर मान लीजिए जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कंडीशन अभी आपको कैसे समझ में आएगा? तो अगर मान लीजिए जो एंडो, ये है, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, उसका जो पोर है, आपको मालूम है उससे प्रोटीन नहीं पास हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसके जो पोर्स हैं, किसके, ग्लोमेरुलस के, वो साइज में बड़े हो गए तो उस समय प्रोटीन पास हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? उस कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। उसमें प्रोटीन भी पास हो सकता है और ब्लड भी पास हो सकता है ग्लोमेरुलस से, और वो यूरिन में आ सकता है। तो प्रोटीन और ब्लड अगर यूरिन में आ गया तो वो किसका सिम्टम है? ये किसका सिम्टम है? ये सिम्टम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
देखो किसी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लगा है, इसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग। यानी ग्लोमुलस में अगर सूजन हो गया, यानी कि ग्लोमुलस के पोर साइज बढ़ गए, तो प्रोटीन एंड ब्लड विल पास थ्रू इट एंड इट विल कम इन द यूरिन। तो एबनॉर्मल यूरिन जो है, इसका क्या हो गया, ये बेसिकली आपको सजेशन है। इससे आपको ये चीज समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो, है ना? तो इतनी चीजें आपको अभी समझ में आई होंगी। अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, ठीक है? चलिए एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। कहाँ गया यहाँ पे? मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन क्या है? यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सीएनएस। याद है, अभी जस्ट बताया। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। In response, the stretch receptors on the wall of the bladder send signal to the CNS. The CNS passes on motor message, just बताया आपको, to initiate the contraction of a smooth muscle of the bladder. The bladder will contract and simultaneous relaxation of the urethral sphincters. दोनों के दोनों urethral sphincter relax करेंगे, causing the release of urine. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex, जो pons region में है और associated है cerebrum से भी. An adult human जो है excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. The urine formed is light yellow या pale yellow colored. Watery fluid 95% पानी है उसमें, which is slightly acidic, pH 6.0 है ना? क्यों? Because of tubular secretion of H plus ions and as a characteristics odor किसकी वजह से है? यूरिनोड की वजह से, जो मैंने बता दिया। On an average 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, प्लीज रिमेंबर 25 to 30 ग्राम, यहाँ mg लिखेगा तो एक गलत हो जाएगा, तो आपको बहुत बारीकी से यू हैव टू अटेम्प्ट, यहाँ पे एग्जामिनर चालाकी करके mg दे सकता है, ऑफ यूरिया इज excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney. For example, presence of glucose, that is glycosuria, and ketone bodies, that is ketonuria, in urine are indicative of sugar, that is diabetes mellitus. Is this clear or not clear? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो, इतनी बातें आई गेस समझ में आ गई होंगी। चलो, अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में आई विल फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 मेरे चैनल पे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलो, बाय बाय, टेक केयर।